नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राजनीति विज्ञान की 2 पाठ्य पुस्तक है आपके पास। पहली जो बुक है अपनी समकालीन विश्व राजनीति, और इसका पहला चैप्टर हम करने वाले हैं द्विध्रुवीयता का अंत। तो चलते हैं बिना कोई समय गवाए अपने मुद्दे की बात और प्रश्नों को समझने के लिए। चैप्टर को बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझेंगे, एक एक फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है शोक थेरेपी कि शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। शोक थेरेपी क्या थी ये तो आपको ध्यान होगा। तो शोक थेरेपी जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ था ना, सोवियत संघ जब टूट जाता है तो उससे जो पूर्वी यूरोप के देश अलग होते हैं, उनमें एक आर्थिक मॉडल, और वो भी अमेरिका की यानी यूएसए की नकल करते हुए पूंजीवादी मॉडल अपनाने की कोशिश की थी। तो साल थी 1990 की, और ये मॉडल शोक थेरेपी का जो मॉडल है ये पूरी तरह से विफल हो जाता है और सबसे बड़ी गैराज सेल के रूप में सामने आता है। साल याद होगी 1990। बर्लिन की दीवार किस वर्ष इसका निर्माण किया गया था। बर्लिन की दीवार आपको ध्यान हो, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा था तो जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी किसको दे दिया, सोवियत संघ के अंडर में रहा, और पश्चिमी जर्मनी आ गया अमेरिका के कंट्रोल में। तो ये इसका निर्माण कब हुआ ये पूछा गया। 1960 थी, 1961, 1989 या फिर 1959 क्या थी। 1961 को बनाई गई और 89 में तोड़ी गई, यानी लगभग 28 साल तक ये दीवार 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच बड़े विभाजन का कारण रही, शीत युद्ध का कारण रही। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उदय हुआ। कितने नए देश सोवियत संघ के विभाजन, सोवियत संघ के विभाजन के बाद 15 नए देश विश्व पटल पर उभर कर सामने आते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सोवियत संघ और अमेरिका यूएसए जिसको बोलते हैं, ये 2 ध्रुव बने हुए थे और दोनों महाशक्तियां सैनिक नेतृत्व था, सैनिक संघ थे, इनके अपने अपने सैनिक संगठन थे। एक का नाटो था तो एक का वार्सा था। तो उनके बीच बड़े स्तर पे तनाव चल रहा था, पता नहीं कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, इस भय से पूरा विश्व ग्रसित था। अब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कालक्रम को व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे हल करते हैं। देखो, बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ, 89। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 91। रूसी क्रांति कब हुई, 1917। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप कब हुआ, 79। अब देखो इनमें कौन सी पहले आएगी, 17 पहले आएगी। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, हस्तक्षेप। तीसरे नंबर पे कौन आएगी, बर्लिन की दीवार का पतन। चौथे स्तर पे कौन आएगा, सोवियत संघ का विघटन। अब देखो इसमें देख लो, सबसे पहले बी है, फिर डी है, फिर ए है और फिर सी है। हो गया ना सही। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। रूस में हुई 1917 की बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई ये बताना है। तो कौन थे नेता, व्लादिमीर लेनिन। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है ये बताना है। परिणाम नहीं है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक लड़ाई थी उसका अंत हो जाता है, यानी शीत युद्ध का समाप्त हो जाना। ये तो था परिणाम, नहीं पूछा है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, CIS जिसको बोलते हैं, 1991 में। और सोवियत संघ के 15 राज्यों में से 11 राज्य इसमें शामिल हो गए, तो ये भी था, बिल्कुल था। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ, क्योंकि अब एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। द्विध्रुवीयता का अंत चैप्टर का जो भाव है वो यही है कि द्विध्रुवीयता का अंत, जो 2 ध्रुव थे, अमेरिका के नेतृत्व में सोवियत संघ विचारधारात्मक रूप से कमजोर पड़ जाता और वो विचारधारा के 15 जो राज्य थे वो अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें से 11 CIS में शामिल हो जाते हैं, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। एक ध्रुव विश्व बन गया, बिल्कुल। मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हल करते हैं। आंसर आ जाएगा अपना चौथा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी, सोवियत संघ
कि एक पार्टी सिस्टम थी जिसको कहते हैं साम्यवादी। अब वो साम्यवादी पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 25 दिसंबर था 1991। 25 दिसंबर को याद रखना है। दिन कौन सा? 25 दिसंबर। साल कौन सी? 1991। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने दिया। वो कौन से राष्ट्रपति थे? निकिता क्रुश्चेव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बाल्टिक गणराज्य राष्ट्र राज्य है वो कौन से आते हैं? कौन से देश आते हैं बाल्टिक गणराज्यों में? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। LAL, लाल, याद रह जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ALL, आल भी कर सकते हो। ए से एस्टोनिया कर लो, ला से लाटविया कर लो और दूसरे L से कर लो लिथुआनिया। आपको जो भी कीवर्ड है वो सही लगे वही अपना लो। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बनाए गए जो सैन्य संगठन था, गठबंधन था, उसका नाम क्या था? वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ का जो सैनिक संगठन था वार्सा पैक्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो किसका था? अमेरिका के नेतृत्व वाला। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 और पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिरवाई गई। दूसरे ऑप्शन में भरेंगे पूर्वी जर्मनी। समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया कब आया? रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में। सोवियत संघ की संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनका क्या नाम था? ब्रेजनेव। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शोक थेरेपी ऊपर पड़ गया है ना, 1990 में अपनाई गई थी। पूर्वी सोवियत संघ के देशों ने अपनाई थी, राष्ट्रों ने अपनाई थी। क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। एक आर्थिक मॉडल था। साम्यवादी गुट के विघटन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़े? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो गया। सोवियत संघ का विघटन होता है तो अमेरिका एकमात्र दादागिरी के रूप में, यानी एक ध्रुव के रूप में सामने आता है, एक महाशक्ति के रूप में। तो इसे कहते हैं विश्व व्यवस्था का उदय, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? भूमि, रोटी और शांति। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? 79 में। सोवियत रूस में मेंशेविक क्रांति 1917 में हुई। सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति होते हैं और ये राष्ट्रपति बनते कब हैं? 1985 में और 1991 तक रहते हैं। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? ये कहा जाता है साम्यवादी देशों को। तो अमेरिका के जो देश थे, अमेरिका का जो गुट था, उनको प्रथम दुनिया और सोवियत संघ वालों को दूसरी दुनिया। समझ में आ गया? तो एक ध्रुव है, अमेरिका फर्स्ट, सोवियत संघ दूसरा। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और यह समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? तो वो थे एक तो चेचन्या, एक दागिस्तान। अलगाववादी यानी अलग होने के लिए जो आंदोलन चलाया था वो थे चेचन्या और दागिस्तान। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम बताने, एक तो शीत युद्ध की समाप्त हो गई, शीत युद्ध समाप्त हो गए। एक दूसरा परिणाम निकला कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो गया। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र राष्ट्रों ने नए गुट का निर्माण किया या संगठन का निर्माण किया, उसे कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। चेकोस्लोवाकिया किन देशों से टूटकर बना? चेक और स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया है वो दो भागों में टूट जाता है, चेक और स्लोवाकिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों का नाम कौन सा था? बोस्निया और हर्जगोविना। मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया था जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ?
ये नीतियाँ जिम्मेदार मानी जाती हैं मिखाइल गोर्बाचोव की सोवियत संघ के टूटने के लिए। एक थी ग्लासनोस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं खुलापन, और एक थी पेरेस्ट्रोइका, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनर्संरचना। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की जो तेज गति से बढ़ाना, औद्योगिकरण का तेज गति से बढ़ाना और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जोसेफ स्टालिन। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? वेरी मोस्ट साल थी 1961 की। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये सोवियत संघ किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलकर बनाया गया था? 1922 में बना था, 15 राष्ट्रों को मिलाकर बना था। टूटा कब? दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन वारसा बना कब? 1955 में। और 1989 में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि वारसा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें। 1 जुलाई 1991 में को इसे समाप्त कर दिया। वारसा को समाप्त कब किया? 1 जुलाई 1991 में। किसकी घोषणा के बाद? गोर्बाचोव की घोषणा के बाद। किस पार्टी का सोवियत जो राज्य है वो व्यवस्था में दबदबा था? किस पार्टी का? तो कम्युनिस्ट पार्टी। सिंगल पार्टी सिस्टम था यहाँ, साम्यवादी व्यवस्था जिसको कहते हैं। एक पार्टी होती है उसे कहते हैं साम्यवादी, और वो पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट, सीपीआई। किसने 1885 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचोव ने। और ये सुधार लागू किए। मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां थी 2। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? बर्लिन की दीवार जो 89 में गिराई गई 9 नवंबर को, और ये माना जाता है कि शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत और रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। समाजवादी क्रांति कहते हैं इसे, जो पूंजीवाद के विरुद्ध हुई थी। समाजवाद एक विचारधारा है जो मानता है कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पे राज्य का नियंत्रण हो, उसे कहते हैं समाजवाद। और पूंजीवाद कौन था? अमेरिका। पूंजीवाद कहता है कि जो पूंजीपति है या धनी जो वर्ग है वो आगे हो। कहने का मतलब सोवियत प्रणाली यानी उसमें कंपटीशन व्यवस्था होती है पूंजीवाद में। ये गरीब की हिमायती नहीं, धनी वर्ग की हिमायती होती है कि जो काबिल है, जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़े। समाज का यहाँ कोई रोल नहीं होता। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको कहते हैं यूएसएसआर, ने 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो कि पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई थी, उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1930 के दशक के भयानक आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? जोसेफ स्टालिन को। शोक थेरेपी की 3 मान्यताएं क्या थी? तो शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ तो हमने सीख लिया। अब शोक थेरेपी की मान्यता क्या थी? ये मान्यता थी कि राज्य की संपदा का निजीकरण हो, सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म में बदल दिया जाए, साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया जाए। कहने का मतलब अब उत्पादन और वितरण के साधन हैं वो राज्य और समाज के नियंत्रण में नहीं, किसके नियंत्रण में हो? व्यक्तिगत नियंत्रण, यानी जिसको कहते हैं निजीकरण। तो फार्म सामूहिक कृषि का भी निजीकरण हो, संपदा का भी निजीकरण हो, पूंजीवाद समाजवाद की बजाय पूंजीवाद के लिए मजबूर किया गया। जराइम पेशे का क्या अर्थ होता है? माफिया वर्ग। बर्लिन की दीवार का गिरना किसी ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति, साम्यवादी विचारधारा की समाप्ति की ओर। निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर का कि भारत सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्धोत्तर यानी शीत युद्ध समाप्त होने के बाद का संबंधों का वर्णन करना है। शीत युद्ध के मध्य कैसे थे और उसके बाद कैसे थे? शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध थे बहुआयामी थे। राजनीतिक संबंध की बात करें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा भारत का पक्ष लिया। 1971 के युद्ध में भारत पाक के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें भारत के पक्ष में खड़ा था। आर्थिक रूप से बात करें तो सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार, भारत का सबसे बड़ा साझेदार था सोवियत संघ। इसमें भारत को जैसे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने में भारत की आर्थिक और तकनीकी मदद सोवियत संघ ने की थी। सैन्य मदद की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को अनेक सैन्य उपकरण दिए, हथियार दिए। कहने का मतलब सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे थे। भारत की जो हिंदी फिल्में थी वो सोवियत संघ में लोकप्रिय थी और अनेक भारतीय लेखक एवं कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यानी 1991 के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका की दादागिरी
विश्व में हो जाती है, एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। और अब शीत युद्ध कहने का मतलब सोवियत संघ कमजोर पड़ जाता है। तब भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे। भारत और रूस, क्योंकि अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बनता है, रूस बनता है, जो कि कहाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के रूप में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व होता है। रूस सबसे बड़ा देश उभर कर सामने आता है, जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में होता है। भारत और रूस दोनों का सपना एक ध्रुवीय विश्व की बजाय बहुध्रुवीय यानी अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करने की ओर था। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी के पक्ष में दोनों देश थे। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से चाहते थे। हर देश की स्वतंत्र नीति हो, विदेश नीति हो, इसके भी पक्षधर थे। इस प्रकार कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में रूस ने भारत का हमेशा सहयोग किया। सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम बताने। सोवियत प्रणाली क्या थी ऊपर हम देख के आए, लेकिन फिर देख लेंगे। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 में समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप, किस क्रांति के फलस्वरूप, समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, और इसका जो नेतृत्व कर रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसकी विशेषताएं देखेंगे। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक कल्याण राज्य द्वारा प्रदान किया जाए, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल हो और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण हो। सोवियत संघ के विघटन के कारण देखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट है। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे, ऐसे कौन से कारण हुए जिसके कारण इतनी ताकतवर व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का खोखलापन हो जाना, अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना, और शोक थेरेपी अर्थव्यवस्था के औने पौने दामों पे बेच देना। यानी शोक थेरेपी अपनाने से अर्थव्यवस्था की जितनी भी संस्थाएं थी उनको निजी हाथों में दे देना, यानी सबसे बड़ी गैराज सेल के रूप में औने पौने दामों पे बेच देना। नेक्स्ट है प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप से गतिरोध उत्पन्न होना, भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनता पे जो जवाबदेही थी कम्युनिस्ट पार्टी की वो कम हो जाती है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकलते हैं। शीत युद्ध का समाप्त हो जाना। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गए। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रभावी हो जाती है, क्योंकि अब साम्यवादी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, तो पूंजीवादी व्यवस्था प्रभावशाली या ताकतवर रूप में उभर कर सामने आती है। सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो जाता है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शक्तिशाली संस्थाएं हो जाती है। शोक थेरेपी क्या थी, इसके परिणाम क्या निकले, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोवियत संघ का विघटन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, दोनों संस्थाएं हैं, देखो IMF और वर्ल्ड बैंक, नीतिशित एक आर्थिक मॉडल जिसको बोलते हैं वो अपनाया जाता है। और कहाँ पे, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के जो पूंजीवादी देश थे वहाँ पे पूर्वी यूरोप के जो देश थे वहाँ पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक मॉडल अपनाया जाता है जिसे कहते हैं शोक थेरेपी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपचार करके आघात पहुंचाना। इसके परिणाम क्या निकले, सोवियत संघ की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, सामूहिक खेती समाप्त हो गई, व्यापारिक ढांचा समाप्त हो गया, समाजवादी व्यवस्था बंद हो गई, और रूस की जो मुद्रा थी रूबल उसमें गिरावट आ गई और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, और औने पौने दामों पर व्यवस्थाओं को बेच दिया जाता है। विश्व मानचित्र में इन जगहों को भरें, और विश्व मानचित्र अलग से समझाया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर था। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, सत्ता के वैकल्पिक के अंदर। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और राजनीति विज्ञान और हर सब्जेक्ट का कंटेंट डेली आ रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की अपनी सीरीज है। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, इसी का प्रयास रहेगा।